हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली डिप्लोमा एडमिशन्स गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस साल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कई सारे एग्ज़ाम्स या तो कैंसिल हो गए हैं या फिर उनके रूल्स चेंज हो गए हैं, और ऐसा ही डिप्लोमा के एंट्रेंस टेस्ट के साथ भी हुआ है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से किया था और मेरी बीटेक भी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी मैं इंडियन रेलवेज़ में काम भी कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, उनमें कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और किस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, और ऑनलाइन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस साल होने वाले चेंजेस के बारे में बात करते हैं। इस साल बीटीई ने एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टिल लास्ट ईयर द एडमिशंस फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम्स वर बेस्ड ऑन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द कंट्रोलर सीईटी। लास्ट साल तक सारे के सारे एडमिशन्स को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे लिया जाता था। उस टेस्ट में आपकी जितनी रैंक आती थी आप उसके अकॉर्डिंग ही ब्रांचेस एंड कॉलेजेस को सिलेक्ट कर पाते थे। बट दिस ईयर, ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19, it has been decided that admission will be based on merit list। इस साल कोविड-19 की वजह से ये डिसाइड किया गया है कि आपका एडमिशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसे आपके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आए मार्क्स के बेस पे लिया जाएगा। अगर आप 10th क्लास के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपके 10th क्लास के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आईटीआई के बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये सारे हमारे कॉलेजेस हैं इस साल जो कि अवेलेबल होंगे। तो डिप्लोमा आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, आप डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, जैसे अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इनमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छे हैं, जैसे कि ये गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने भी अपना डिप्लोमा यहीं से कंप्लीट किया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अपना डिप्लोमा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। मेरे खुद के छोटे भाई ने अपना डिप्लोमा अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था। उसी तरीके से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स के कॉलेज भी हैं, जैसे कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये केवल गर्ल्स कॉलेज हैं, इनमें केवल एंट्री गर्ल्स को मिलेगी। एक और अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो है पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी बहुत अच्छे ब्रांचेज़ होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कि आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मगर इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास कोर्स डिटेल। कोर्स डिटेल्स को में हम ये बताएंगे कि कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। मगर ब्रांच अवेलेबल से पहले हमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में जानना होगा। वे कैंडिडेट्स जो 10th क्लास के बाद अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं उन्हें ग्रुप ए कहा जाएगा, और जो कैंडिडेट्स अपना डिप्लोमा फार्मेसी में करना चाहते हैं उन्हें ग्रुप सी कहा जाएगा, और जो कैंडिडेट्स आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं उन्हें ग्रुप डी कहा जाएगा। और ग्रुप बी में मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में के डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो आइए हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे ग्रुप ए के कैंडिडेट्स की, जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा करना चाहते हैं। तो उनके लिए टोटल 28 ब्रांचेस हैं, 28 उनके लिए डिसिप्लिन्स हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट होती हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। इनमें से जो भी आपको मिल जाए वो उसमें कैरियर काफ़ी अच्छा हो जाता है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस कॉलेज में कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क्ड कॉलेजेस वो हैं जहाँ पर केवल और केवल गर्ल्स को ही एडमिशन मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। GN का मतलब है गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक। वहाँ पे 2 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 60 सीट्स हैं। इवनिंग शिफ्ट में 45 सीट्स हैं। इसी तरीके से आपको इस पूरी लिस्ट पर सारे के सारे सीट्स अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नंबर ऑफ़ टोटल सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर सीट्स हैं 5025। ये टोटल सीट्स अवेलेबल हैं इस बार 2020 में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इंस्टीट्यूट्स की टाइमिंग क्या होगी। मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब होगा मॉर्निंग में 7:30 से लेके नून में 3:30 तक। आफ्टरनून शिफ्ट का मतलब होगा मॉर्निंग में 11:30 से लेके इवनिंग में 7:30 PM तक। डे शिफ्ट का मतलब होगा 8:30 AM से लेके 5 PM तक। ये 3 शिफ्ट्स होती हैं। आप कोशिश करिएगा आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाए। मॉर्निंग शिफ्ट्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं मॉर्निंग शिफ्ट्स में ही था। मेरे कुछ फ्रेंड थे जो कि इवनिंग शिफ्ट में थे, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम फेवरेबल रहा है। तो आइए अब चलते हैं सीधा ऑनलाइन सबमिशन पे। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे उन कैंडिडेट्स की जो 10th क्लास पास करके आने वाले हैं, जिन्हें ग्रुप A कहा जा रहा है इस पूरे ब्रोशर के अंदर। तो आप इसमें कई सारे में ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कुछ इस तरीके से है। पास्ड 10th क्लास और एनी अदर एग्जामिनेशन recognized as equivalent to 10th class examination conducted by CBSE or other boards with minimum 35% और 3.7 aggregate। आपके पास मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपको ग्रेड मिल रहा है, अगर आपकी मार्किंग ग्रेडिंग बेस पर हुई है, तो आपके 3.7 CGPA से ऊपर होने चाहिए। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आगे लिखी हुई है कि साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर कंपल्सरी and the candidates should have passed in each of these 3 subjects। आपके पास साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट्स होने ही चाहिए, और साथ ही साथ आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेरिट लिस्ट कि आखिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो ग्रुप A के कैंडिडेट्स के लिए आपके एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच मस्ट इंक्लूड साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपके 10th क्लास के बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स में से जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं उनके एवरेज मार्क्स आपको देने होंगे। जैसे मान लीजिए कि साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो आपको देना ही होगा, इसके अलावा आपके दो कोई और बेस्ट सब्जेक्ट्स भी आपको ऐड करने होंगे। इसमें इंक्लूसिव ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरी भी इंक्लूडेड है और प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है। अब आप में से कुछ कैंडिडेट्स के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई तब क्या करेंगे अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल हो जाएं, जो कि कई बार होता है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके मार्क्स सेम हो जाते हैं। तो उसके केस में कैंडिडेट्स हैविंग मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन द क्वालिफाइंग एग्ज़ाम शैल रैंक हायर। वो कैंडिडेट्स जिनके मैथ में ज़्यादा मार्क्स हैं उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए आपके मैथ में मार्क्स हैं 89 और किसी और कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं मैथ्स में 88, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपके एग्रीगेट मार्क्स दोनों के सेम हैं। अगर मान लीजिए मैथ्स में भी आपके मार्क्स सेम हैं तो फिर देखा जाएगा साइंस के मार्क्स को। अगर आपके साइंस में मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपकी प्रायोरिटी हायर होगी। अगर साइंस में भी आपके सेम हैं तो इंग्लिश में देखा जाएगा, और अगर इंग्लिश में भी आपके मार्क्स सेम ही हो जाते हैं तो फिर देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ
जो ज़्यादा बड़ी एज का कैंडिडेट होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट हैं, कोई 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके मैथमेटिक्स में, साइंस में और इंग्लिश में तीनों में सेम मार्क्स हैं, मगर एक कैंडिडेट 2 साल बड़ा है दूसरे कैंडिडेट से, तो ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे दी जाएगी। चलिए आगे ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं। चलिए अब आइए आगे चलते हैं सीधा ऑनलाइन सबमिशन पे, जो कि एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट का ध्यान रखिएगा, delhidiploma.admission.nic.in। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना होगा, delhidiploma.admissions.nic.in पर। उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, द कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एडमिशंस फ्रॉम एनी ऑफ द इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स थ्रू delhidiploma.admissions.nic.in। आप इस वेबसाइट के ज़रिए आपको इस पर रजिस्टर करना होगा। अब आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड अप केयरफुली इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। रजिस्ट्रेशन केवल और केवल आप इंग्लिश भाषा में ही फिल कर सकते हैं। उसमें आपको ध्यान से अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी ये सब फिल करना होगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही कोई भी फ्यूचर कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर अथॉरिटीज़ आपको कांटेक्ट करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर ही करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जो अलग अलग ग्रुप्स में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी रिटन एज गिवन इन द स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट। जैसा कि आपके 10th क्लास की सर्टिफिकेट में, आपके बोर्ड के सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम दिया हुआ है, मदर का नाम दिया हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, तो वही आपको डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर्स नेम आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म में भी फिल करनी होगी। अगर ये नाम चेंज होते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए इस पर बेहद ध्यान दें। साथ ही साथ आपको अपने क्वालिफाइंग मार्कशीट की, अपनी 10th की मार्कशीट की एक स्कैन्ड इमेज को भी अपलोड करना होगा। इस स्कैन्ड इमेज को अपलोड करने के बारे में वीडियो के आगे समझाऊंगा। उसके बाद में फिल करने के बाद में द कैंडिडेट्स हैज़ टू रिमेंबर द एप्लीकेशन नंबर अलॉटेड एंड पासवर्ड क्रिएटेड एंटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको जो एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड अलॉट होगा उसे ध्यान रखना होगा, आपको उसको कहीं पे लिखना होगा, आपको उसे कहीं पे सेव करना होगा। यही डिटेल्स आपके बाद में बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप काउंसलिंग करेंगे। और उसके बाद में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको ये सारे सेक्शंस को फॉलो करना होगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट इमेजेस, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, देन रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट। आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट 200 रुपीज़ की होगी। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, द कैंडिडेट इज़ एडवाइज्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट भी ज़रूर लेना होगा, जो आपको फ्यूचर रेफरेंसेस में काम आएगा। अब इसमें कुछ बहुत सारी नई डिटेल्स हैं, जैसे सिलेक्ट द रीजन केयरफुली। अब रीजन से मतलब होता है जगह, आपने कहाँ से अपना 10th क्लास किया है। अगर आपने अपनी 10th क्लास दिल्ली से फिल की है तो आपको दिल्ली चूज़ करना होगा, और अगर आपने अपनी 10th क्लास को कंप्लीट किया है NCR से या फिर दिल्ली के बाहर से, कहीं पंजाब से, हरियाणा से, यूपी या बिहार से, तो आपको आउटसाइड दिल्ली क्लिक करना होगा। और इन सब के भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। चलिए आगे है, ये रहा। देखिए, सबसे पहले आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की वेब पेज ओपन होगी। यहाँ पर है लिखा हुआ है अप्लाई फॉर डिप्लोमा एडमिशन्स 2020।
आपको इस वाली लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा इस तरीके से। इस पे आपको अपना ग्रुप सिलेक्शन करना होगा। ग्रुप ए था 10th क्लास के बाद डिप्लोमा करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, ग्रुप सी था फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, और ग्रुप टी था ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद में जब आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे, इस वीडियो में हमारा स्पेशल फोकस रहेगा ग्रुप ए पर, 10th क्लास के बाद जो डिप्लोमा करना चाहते हैं। ग्रुप ए पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके पास कुछ इस तरीके से नया वेब पेज आ जाएगा। इस पर आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब यहाँ पे आप कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अपना फिल कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, कैंडिडेट्स नेम आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, मार्कशीट पे लिखा हुआ है, वही इस यहाँ पे फिल होना चाहिए। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे अपना कैंडिडेट्स अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं और साथ ही साथ एक पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पासवर्ड को ध्यान से रखिएगा, ये पासवर्ड आपके बाद में लॉगिन करने के काम आएगा। उसके बाद में आइए चलते हैं फाइनल सबमिशन पे। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई डिटेल गलत ना हो। फाइनल सबमिशन के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इस तरीके से वेब पेज आ जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। उसी तरीके से आपको एप्लीकेशन डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब भी फिल करना होगा। तो फिर आते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स पे। साथ ही साथ यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने से पहले आपको ये अपना एप्लीकेशन नंबर नोट करना होगा, जो कि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना नाम, फादर्स नेम, DOB ये सब आ जाएगा। आप अपना रिलीजन, कास्ट, अपनी सब कैटेगरीज़ को देख सकते हैं। फिर आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी फिल करनी होंगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रीजन का भी मिलेगा, जिसमें अगर आप दिल्ली से आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है 10th की, तो आप दिल्ली सेलेक्ट करिएगा। अगर आपने दिल्ली के बाहर से कहीं से की है, जैसे NCR से की है या फिर किसी और स्टेट से की है, तो आउटसाइड दिल्ली को ज़रूर सिलेक्ट करिएगा। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसे गलत तरीके से सिलेक्ट मत कर दीजिएगा। वो मैं भी वीडियो के आगे बताऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपने मार्क्स वगैरह फिल करने होंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में, जैसे पासिंग स्टेटस क्या है, पासिंग ईयर क्या है, बोर्ड क्या है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, और नीचे अपने 5 सब्जेक्ट्स में अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको फिल करने होंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अगले पे चले जाएंगे। फिर आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे। फिर आते हैं अपलोड इमेजेस। अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहली बात, सारी की सारी चीज़ें कलर में स्कैन करनी है। आप फ़ोटो कॉपी वगैरह स्कैन नहीं कर सकते हैं। और साइज़ ऑफ फ़ोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 4 KB एंड लेस देन 100 KB। आपकी फ़ोटो का साइज़ 4 KB से ज़्यादा होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। आप कोई टोपी नहीं पहन सकते हैं, हैट नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में आते हैं सिग्नेचर का साइज़। सिग्नेचर की इमेज का साइज़ 1 KB से ज़्यादा मगर 30 KB से कम होना चाहिए, वरना ये फ़ोटोज़ अपलोड नहीं हो पाएंगी। आपको अपने कैंसल्ड चेक की इमेज भी करनी होगी अपलोड। आपकी फ़ोटोज़ की डायमेंशन दी हुई है, 5.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से सिग्नेचर का भी विड्थ एंड हाइट दिया हुआ है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में। आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे PDF फॉर्मेट में ही होने चाहिए और आपके PDF फॉर्मेट का साइज़ 20 KB से ज़्यादा और 300 KB से कम होना चाहिए।
यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी अपलोडेड एज कलर स्कैन्स। स्कैन केवल और केवल कलर में ही होगा। आप स्कैन ऑफ कॉपी एंड फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इसका ध्यान रखें। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि फ़ोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी मतलब इमेज। आपकी 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैंसिल्ड चेक, ये सब पीडीएफ में होना चाहिए। कैंसिल्ड चेक जेपीजी में होना चाहिए। आईटीआई की मार्कशीट भी आपकी पीडीएफ में होनी चाहिए। तो अपने इस फाइल फॉर्मेट का ध्यान रखें। उसके बाद में फाइनल स्टेप आता है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन। अपने सारे फॉर्म्स को अच्छे से चेक कर लें, देख लें और उसके बाद में उसे अपलोड कर दें। फिर आती है रजिस्ट्रेशन फ़ी की बारी। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 200 रुपीज़ है, वो आप पे करेंगे, उसी के साथ ये काम फिनिश हो जाएगा। ओके, आइए अब हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसीजर की। काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बात करने से पहले हमें समझना होगा कि काउंसलिंग क्या होती है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपने उसके लिए अपने सीट्स के लिए अप्लाई कर दिया है, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बाद आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए जाना पड़ेगा। काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर एक ही आप काउंसलिंग प्रोसीजर को ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें ये रहा स्टेप 1 है आपका सबमिशन ऑफ द काउंसलिंग फ़ी। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको काउंसलिंग फ़ी देनी होगी, जो यहाँ पे लिखी हुई है। 1 टाइम काउंसलिंग फ़ी ऑफ 700 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल। आपको 1 टाइम फ़ीस पे करनी है 700 रुपये की। ये नॉन रिफंडेबल है। चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, काउंसलिंग फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं होगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिजिटली करनी है या फिर ऑनलाइन करनी है। इसके लिए कहीं आपको डीडी नहीं बनवाना है, कहीं आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आइए स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में आएगा ऑनलाइन चॉइस सबमिशन। ओनली सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अलाउड फॉर ऑनलाइन चॉइस सबमिशन। कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल थ्रू द वेबसाइट। जी हाँ, आप इसमें केवल और केवल वही लोग काउंसलिंग करेंगे जो लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं और एलिजिबल हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय लिया था, उसकी ये हेल्प से आप कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें शो होंगी। सबसे पहला होगा टोटल अवेलेबल चॉइसेस, कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं, ये सब होगा। फिर आएगा फिल्ड चॉइसेस जो आपने फिल करी हैं। फिर आएंगे अनफिल्ड चॉइसेस जो आपने फिल नहीं की हैं। और लास्ट ऑप्शन आएगा चॉइस लॉकिंग स्टेटस। ये चॉइस लॉकिंग स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। तो चलिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा वेब पेज आपको। टोटल अवेलेबल चॉइसेस, फिल्ड चॉइसेस, अनफिल्ड चॉइसेस एंड चॉइस लॉकिंग स्टेटस, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है अनलॉक्ड। इसे बाद में लॉक भी करना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हियर द कैंडिडेट इज़ एडवाइज्ड एंड एनकरेज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। यहाँ पर कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरें। आप जितनी ज़्यादा चॉइसेस भरेंगे, आपके एडमिशन पाने के चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। कैंडिडेट्स कैन क्लिक ऑन कैंडिडेट प्रोफाइल टू शो डिटेल्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कैंडिडेट्स ने जो भी डिटेल फिल करी है, उसे आप कैंडिडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल चॉइसेस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग अवेलेबल है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अवेलेबल है। इस तरीके से आपके सामने अवेलेबल चॉइसेस होंगी। ऑन क्लिकिंग चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, क्लिकिंग चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे क्लिक करके आप ऐड बटन पे क्लिक करके इन सबको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है
अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐड करना, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल को आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको ब्रांच चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। और जब एक बार आप सब ऐड कर देंगे तो इस तरीके से आपको आपके प्रेफरेंसेस दिखने लगेंगे। नंबर 1 चॉइस पे जो होगा वही आपकी पहली प्रेफरेंस मानी जाएगी, नंबर 2 पे जो होगा वो आपकी दूसरी प्रेफरेंस होगी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपको सबसे नंबर 1 की सीट अवेलेबल अलॉट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो आपको नंबर 2 की सीट दी जाएगी, अगर नंबर 2 भी नहीं होगा तो नंबर 3 की सीट दी जाएगी। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा करेंगे, अपने जितने ज़्यादा चॉइसेस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। इट इज़ एडवाइज टू कीप ऑन सेविंग द फिल्ड चॉइसेस। आपने जितनी चॉइसेस फिल की हैं उनको सेव भी करते रहिएगा। आफ्टर फिलिंग इन अरेंजमेंट ऑफ चॉइसेस ऑफ डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूट यू कैन सेव द चॉइसेस। बिल्कुल, आप यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू से इन्हें सेव कर सकते हैं। फिर आते हैं मैनेजिंग फील्ड चॉइसेस, फिर है चॉइसेस इंटरचेंज, उसके बाद में आता है चॉइसेस रीअरेंज। ये सारे के सारे ऑप्शंस तब आपके काम आएंगे जब आप अपने चॉइसेस को अप डाउन मूव करना चाहते हैं या फिर उन्हें चेंज करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द चॉइसेस वंस लॉक्ड, इसके बाद में लास्ट जो आपका काम है वो होगा चॉइस को लॉक करना। चॉइस को लॉक करने का मतलब ये है कि चॉइसेस को फिक्स कर देना। आप इसके बाद आप चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसे करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने चॉइसेस को अच्छे से अरेंज करें तो उसके बाद ही लॉक करें। आप अगर एक बार लॉक कर देंगे तो चॉइसेस कभी भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो द चॉइसेस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी अनलॉक्ड, हैंस डू टेक केयर वाइल लॉकिंग द चॉइसेस। चॉइसेस को करते समय बेहद ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस पे क्लिक करें। अगर आप बाद में लॉक करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और जब आपकी चॉइसेस लॉक्ड हो जाएंगी तो लॉकिंग स्टेटस में लॉक्ड लिखा आ जाएगा। और आपको लॉक करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म कंसिडर ही ना हो। तो आपको फॉर्म को लॉक करना ज़रूरी है। कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म में चॉइसेस लिख देते हैं और फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। फिर यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड लॉक्ड चॉइस लेटर। इसे डाउनलोड ज़रूर करें, ये बाद में काम आ सकता है काउंसलिंग के समय। चलिए अब हम देखते हैं रिज़ल्ट के बारे में कि आखिर चॉइसेस को लॉक करने के बाद में जब रिज़ल्ट आएगा तो उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, तब क्या करना है। तो सबसे पहला तो है द कैंडिडेट्स कैन सी द रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग ऑन द इंटरनेट एट स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। जब काउंसलिंग शेड्यूल का टाइम होगा उसकी स्पेसिफिक डेट और टाइम पर आप अपने रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग को चेक कर सकते हैं। आपका क्या रिजल्ट आया काउंसलिंग का, आप सिर्फ तभी चेक करेंगे। इसमें लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को अच्छे से कहीं पे लिख लें। उसके बाद में मान लीजिए कि आपको कोई सीट अवेलेबल हो जाती है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने उस चॉइस के साथ खुश हैं, और अगर आप उस चॉइस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भरा GND पॉलिटेक्निक में, और आप अपनी उस चॉइस को फ्रीज़ करना चाहते हैं कि हाँ मैं इस वाले चॉइस से खुश हूँ और मैं विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, मैं इस चॉइस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आपको उसे फ्रीज़ करना होगा, फ्रीजिंग। मान लीजिए कि आपकी चॉइस थी सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट चॉइस, बट आपको वो नहीं मिली, आपको सेकंड चॉइस मिल गई। आप चाहते हैं कि मैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये चेक करूं कि भाई मुझे मेरी डिज़ायर्ड स्ट्रीम मिल सकती है या नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको फ्लोटिंग पे क्लिक करना होगा। अगर आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो फ्लोटिंग पे क्लिक करें, अदरवाइज़ आप फ्रीजिंग पे क्लिक करके अपना काम फिनिश कर सकते हैं।
फ्रीजिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको सीट फ्रीज़ हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी। और फिर उसके बाद में आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। इस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को ध्यान से रखें, ये काम आएगा। उसके बाद में आता है पार्ट पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ़ी। मगर उससे पहले ये भी जान लें कि क्या काउंसलिंग फ़ी दोबारा भरने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ कैंडिडेट्स के मन में होगा कि भाई हमारा पहली काउंसलिंग में हमें डिज़ायर्ड सीट नहीं मिली, क्या हमें सेकंड काउंसलिंग में मिलेगी? तो क्या सेकंड काउंसलिंग के लिए हमें अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी 700 की? तो उसका आंसर है नहीं। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द काउंसलिंग फ़ीस अगेन। आपको दोबारा सेम काउंसलिंग फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट्स आपको फ्रीज़ करने के बाद कॉलेज में चाहिए होंगे, इंस्टीट्यूट में चाहिए होंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो एनुअल फ़ीस फ़ीस सेट की गई है जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए, वो है अराउंड 6000 रुपीज़। आपको 6000 रुपीज़ आपको देनी होगी एक साल की फ़ीस, प्लस में 2000 रुपये 2000 रुपीज़ आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी होगी। रिफंडेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ये वाली फ़ीस आपको, ये 2000 रुपये आपको जब आपका कोर्स ख़त्म होगा तब वापस दे दिया जाएगा। मगर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। वहाँ पे आपकी फ़ीस अराउंड 4000 ही होगी, मगर आपको सिक्योरिटी वहाँ भी 2000 रुपये की सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आप यही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का देख सकते हैं। यहाँ पर 22,000 रुपये, 26,000 रुपये, 21,000 रुपये, 18,000 रुपये, 17,000 रुपये, 32,000 रुपये। आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ट्राई करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ही एडमिशन मिले, अदरवाइज़ ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। अब आता है जब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, जब आपने अपना ऑप्शन फ्रीज़ कर दिया है, जब आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आपको कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? तो नंबर 1, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पार्ट पेमेंट मेड बाय द कैंडिडेट। आपने ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट करी हुई हैं सारी की सारी लिस्ट लेकर जाएं, सारे के सारे पेमेंट की स्लिप लेकर जाएं। अगला होता है द कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल की जो कॉपी है वो भी लेकर जाएं। कॉपी ऑफ चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट ने जितनी भी अपनी चॉइसेस सबमिट की हैं वो भी लेकर जाएं। और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो फ्रीज़ करने के बाद आपको मिलेगा वो भी लेकर ज़रूर जाएं। ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए। 5th डॉक्यूमेंट है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है? तो वो होगा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इसे आप मार्कशीट या फिर सनद से भी समझ सकते हैं। आपको तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। अब ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मिस ना करें। और एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जानी होगी। सेल्फ अटेस्टेड से मतलब है कि आपको खुद ही उस पर साइन करना होगा, अपने फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट पे, ओरिजिनल पे नहीं। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ले जाना होगा, ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट भी लेकर जाएं। अपने स्कूल से, अपने पिछले स्कूल से कहीं से, या फिर एक रजिस्टर्ड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। एक अंडरटेकिंग आपको लिख के देनी होगी रैगिंग के खिलाफ, वो आपको अनेक्शर 7 में मिल जाएगा। उसके अलावा आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर नॉन माइग्रेशन, ये सारे आपको देने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम डेट्स की तरफ, टेंटेटिव डेट्स की तरफ, टेंटेटिव शेड्यूल की तरफ।
कि किस डेट पर क्या क्या हो सकता है। तो ये लीजिए आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन होगी 3 अगस्त को। 3 अगस्त 2020 को रजिस्ट्रेशन ओपन होगी और 1 महीने तक 3 सितंबर 2020 तक रजिस्ट्रेशन चलेगी। फिर 3 सितंबर के बाद रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएंगे और 12 सितंबर को आपको डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट के बाद ही आपको फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाएगा, अपनी सीट चॉइसेस फिल करने के लिए कहा जाएगा। फिर जस्ट 2 दिन के बाद में 14 सितंबर से 16 सितंबर तक आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी और पेमेंट के साथ साथ आपको 14 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में अपनी ऑनलाइन चॉइस सबमिशन भी करनी होगी। आपको 14 सितंबर से 16 सितंबर तक अपनी फ़ीस पे करनी होगी, जो काउंसलिंग फ़ीस है 700 रुपीज़ की। साथ ही साथ आपको अपनी चॉइसेस भी फिल करनी होगी। चॉइस को फिल करते समय जैसा मैंने आपको बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें और चॉइस को लॉक करना ना भूलें। फिर उसके बाद में जस्ट 4 डेज़ के बाद में 21 सितंबर को आपको रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और उसमें आप अपने, अगर आप रिज़ल्ट से खुश हैं, अगर आप सीट्स, आपकी डिज़ायर्ड सीट आपको मिल गई है, तो आप उसे फ्रीज़ कर दें और अपना प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवा लें। और उसके बाद में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट की 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। ये इंस्टीट्यूट की वही फ़ीस पेमेंट है जो अराउंड 6000 होती है। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि आपका फ़र्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ तो आप सेकंड काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, जो 22 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगी। फिर आती है थर्ड काउंसलिंग जो 29 सितंबर से स्टार्ट होगी। फिर आती है फोर्थ काउंसलिंग एंड सो ऑन। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं ब्रोशर में कि आपके फॉर्म्स फिल करने के बाद कैसे दिखेंगे, क्या होगा। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी ब्रोशर में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप डिप्लोमा से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ या अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।